The number of solution of the equation cos of greatest integer of x equal to e to the power 2x minus 1, ठीक है, और x बिलोंग टू आपका 0 से 2 पाई दिया हुआ है, ये आपकी वैल्यूज है। यहाँ पे आपका जो ये हम यूज करें ना बॉक्स ऑफ एक्स, तो ये आपका GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है, एक तरफ कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है और दूसरी तरफ e टू द पावर 2x माइनस 1 दे रखा है। तो ये तो देखा जाए किस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम पैरेलली ना स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट और सेकंड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि भाई कॉस का जो डोमेन है, मीन्स कॉस ऑफ एक्स मीन्स कॉस का जो डोमेन होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। जनरली पहले क्या होता था, कॉस बहुत सारी वैल्यूज ले रहा था, सही है ना, ठीक है। मगर अब क्या होगा कि कॉस इंटीग्रल वैल्यूज लेगा, इंटीजर्स लेगा, 0 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज देने वाला है, सही है। तो अभी क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में दे जाना है मुझे, तो 0 से 2 पाई ये जो वैल्यू है इसमें से मैं इंटीग्रल वैल्यूज देखूं, तो इसको अगर ब्रेक करूंगा तो 2 पाई का मतलब क्या है, 0 से ये आपका 6.28 2 पाई का वैल्यू ना, तो पाई का वैल्यू 3.14 हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.28 हो गया टोटल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे अगर मैं इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूँ तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 6.28, सही है। तो ये वैल्यू, तो अब क्या है, यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। तो इसके बीच में ये 0 देगा, यहाँ पे ये 1 देगा, इसके लिए ये 2 देगा, ये वाली वैल्यू 3 देगा, यहाँ पे आने वाला वैल्यू 4 होगा, ये 5 होगा और इसके बीच में क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये 6 वैल्यूज ये क्या होगा, कॉस लेगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ 0, सही है। और वो कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा। तो x का वैल्यू जब 0 से 1 होगा तो हमें कॉस ऑफ 0 मिलेगा। अगर x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाए, 1 से 2 के बीच में, है ना, तो इसके लिए क्या देगा, ये cos 1। इसी तरह से आपका cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 और cos 6, है ना। तो 2 पाई तक का आपको ये वैल्यूज मिल रहे होंगे, cos 5 और cos 6, ठीक है, ये वैल्यूज मिल रहे होंगे। अगर मैं cos का ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, देखो अभी क्या है कि जनरली वैसे cos का ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, 0 पे 1 वैल्यू होती है, ठीक है। हम 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और -1 पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1, ठीक। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे अगर मैं cos का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो भाई यहाँ से आपका ग्राफ आएगा, π/2 पे 0 होगा, फिर पाई पे -1, सिमिलरली ऐसे जाएगा और इसके बाद ये ग्राफ हो गया आपका cos का। अब इस ग्राफ में ये वाला जो वैल्यू हो गया ये आपका क्या है, π/2 है, ये पाई हो गया, ये वैल्यू 3π/2 है और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिल गए। अब क्या करते हैं, हम इसमें इंटीग्रल वैल्यूज ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब देखो इंटीग्रल वैल्यूज हमारे पास कहाँ पे, एक्स एक्सिस में क्या क्या मिलने वाले हैं, 1 पे 1, फिर यहाँ कहीं पे आपका 2 होगा, ये तो 3.14 है, 3.14 से पहले कहीं ना कहीं पे 3 आएगा और ये क्योंकि 1.57 होता है तो इसके बाद कहीं ना कहीं पे 2 आएगा। सिमिलरली 3π/4 की अगर हम बात करें तो 3π/2 का, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1.57 है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 1.57 का अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें, 1.57 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना हो जाएगा, 4.71, ठीक है। तो ये हो गया 4.71 वैल्यू। ये जो 4.71 है देखो आपका 4, इससे पहले कहीं पे 4 आया होगा, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं 4 और इसके बाद में कहीं पे 5 होगा,
और क्योंकि 6.8 है तो इससे पहले कहीं पे 6 होगा, तो ये कुछ वैल्यूज हमने मेंशन कर लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हो गया 1 पे लाइन, सिमिलरली 2 पे लाइन हो गया, फिर आपका 3 पे एक लाइन जा रही होगी, 4 पे, 5, है ना, और इस लाइन को, और यहाँ पे 6 पे एक लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये 6 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। समथिंग यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये हो गई आपकी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, 5 और 6। ये 6 वैल्यूज हमें आ गए। ठीक है ना, तो अब हमें क्या देखना है कि जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस पॉइंट पे cos क्या होगा, cos 0 दे रहा होगा, है ना। ठीक है, तो cos 0 यहाँ से यहाँ तक का की जो लाइन है इसके बीच में 0 से 1 के बीच में हम x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 लें तो cos ऑफ 0 क्या होता है, 1 दे देगा। तो हमें यहाँ से यहाँ पे एक लाइन मिल रही होगी, सही है, तो इसके बीच में एक लाइन मिल रही होगी। तो ये लाइन कैसी होगी, यहाँ पे आपका इसके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर दें 0 से 1 के बीच में। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद क्या होगा आपका 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में cos 1 हो जाएगा। तो cos 1 की अगर हम बात करें ना तो cos 1 कितना, देखो cos 1 का अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ। cos 1, cos ऑफ 1 डिग्री, तो वो 0.999, ठीक है, तो इतना 0.999 समथिंग इस तरह से होता है। तो यहाँ कहीं पे आपका कोई लाइन आ रहा होगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद cos 2, तो cos 2 का वैल्यू आपका हो गया, सही है। अगर मुझे वैल्यू नहीं पता है ना मैं तभी भी ड्रॉ कर लूंगा, तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे होगा क्या कि जैसे जैसे आपका x का वैल्यू, क्योंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, cos यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cos अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो धीरे धीरे करके आपका वैल्यू क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होते जा रहा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करें, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, cos 2 से 3 के बीच में cos 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, 3 से 4 के बीच में 3 दे रहा होगा, तो cos 3 की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो cos ऑफ 3, ठीक है, ये रेडियन है, सही है। ये 1 2 3 4 जो हम पुट कर रहे हैं ना, ये डिग्री नहीं है, सही है। आप इसको डिग्री मत कंसीडर कर लेना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है सर, ये डिग्री नहीं है आपका, ये रेडियन है, सही है ना। तो 1 2 3 जब आप पुट करोगे तो ये रेडियन में पुट कर रहे हो। तो सिमिलरली आपका यहाँ वैल्यू आएगा, फिर 4 से 5 के बीच में सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो आप ऐसे कंसीडर करते हुए चलो, ठीक है। और उसके बाद 5 से 6 के बीच में आपका वैल्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस वाले और इस वाले के केस में, सॉरी इसमें क्या है ना, आफ्टर थ्री क्या है, फंक्शन आपका निगेटिव है, सही है। इसके बीच में भी आपका निगेटिव पाई बाई आफ्टर 2 ना, 2 के बाद आप यहाँ देखोगे इस वैल्यू को भी मैं आपको, रुक जाओ सॉरी ये गलत हो गया, इसमें आप इस तरह से ड्रॉ करो। ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे ना, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। फिर 3 पे अप्रोक्सीमेटेड ऊपर हल्का सा ऊपर आएगा तो यहाँ पे एक लाइन आएगी। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन आएगी, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक लाइन आएगी, सही ना। ये 5 है तो x5 पे ये cos वैल्यू दे देगा डायरेक्टली, तो वो हमें वैसे ही ड्रॉ कर लेना, सही है। तो अब क्या है कि हमने ये जो वैल्यूज ड्रॉ कर लिया cos का, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो हम पहले क्या कर रहे थे, 1 2 पे वो लाइन ना थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के उसको नीचे ड्रॉ करने में लगे थे। मगर क्या है ना, जब कॉस का हमने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है, तो और लाइन भी ड्रॉ कर लिया है, तो ये लाइन एग्जैक्टली मुझे बता देगा कि कॉस किस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मुझे ये वाला जो पॉइंट है वो कॉस 1 का वैल्यू दे देगा, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो 1 पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। सिमिलरली cos 2 की बात करें तो ये 2 पे इसका वैल्यू दे देगा, है ना। और क्योंकि पाई बाई 2 के बाद cos निगेटिव हो जाता है, तो आप देखो ये 1.57 है तो इसके बाद cos क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा।
इसी तरह से इस तरह से आपके जो वैल्यूज हैं वो मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है कि मैंने सब वैल्यूज यहाँ तक का ड्रॉ कर लिए, फिर cos 6 पे भी आपको यहाँ कहीं पे लाइन मिल जाएगा इससे जस्ट नीचे, है ना। तो cos 6 पे, और ये वाली जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक का जा रही होगी आपकी, यहाँ जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 पाई तक का मुझे लेना है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, e की पावर 2x माइनस 1। तो e की पावर 2x माइनस 1 की अगर हम बात कर दें तो e की पावर 2x माइनस 1 में ये जो वैल्यू है ये जीरो कब होने वाला है, जब x का वैल्यू 1/2 होगा, है ना। तो x का वैल्यू जब 1/2 होगा तो ये जीरो होगा, मीन्स उस केस में ये कितना देगा, 1 देगा। तो वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। मीन्स जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वहां पे जो ये पॉइंट है जहां पे मेरा एक्सपोनेंशियल 1 आता है वो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक। तो वो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई x का वैल्यू 1 कहाँ पे आ रहा है, तो 1 कहाँ पे आ रहा है, जब ये जीरो होगा। और 2x-1 जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू कितना होगा, 1/2। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसी ग्राफ में 1/2 देखना है। तो 1/2 आपका देखो इसके जस्ट मिड में 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 1/2 आ रहा होगा। तो इसके मिड में कहीं ना कहीं पे 1/2 आ रहा होगा। इस 1/2 पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस 1/2 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 1 है, सही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप इसे मत देखो, है ना, ये 2x माइनस 1 वाला, इसने एक बार 1 दे दिया। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो नेचर है वो हमेशा सेम ही रहता है। मतलब यहाँ से इन्फिनिटी से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से, और कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए जाएगा। बस एक डिसाइडिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 कहाँ पे हो रहा है ये वैल्यू, सही है ना। तो ये 1 कहाँ पे हो रहा है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद आप इस तरफ डिक्रीज करते जाओगे, इसके आफ्टर 1 क्या करोगे, इसको इंक्रीज कर दोगे, है ना। तो अब मैं इस वाले दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से इस तरह से लाइन जाएगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इसके बाद ये क्या होगा, ऐसे हो जाए। तो मुझे क्या पता है, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 के बाद क्या होगा, ये कंटिन्यूसली ग्रेटर देन 1 ना, उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। तो ये मुझे क्या मिला, पॉइंट मिल गया। तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है दोनों के बीच में जहां पे ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, सही है, ठीक है। तो अब क्या है, आपको कितने पॉइंट है, देखो इस पॉइंट के बाद से ना, आफ्टर 1/2, इस वाले पॉइंट के बाद से मुझे क्या पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 होने वाला है। और जब आप ये वाले फंक्शन को देखोगे तो ये तो हमेशा 0 से 1 के, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, जो भी वैल्यू दे। तो अब तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे, 1 सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ number of solution for to the power sin of मॉडुलस ऑफ x। और अब जानते हो आप साइन ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ जानते हो अभी आप, और 4 ऑफ कॉस ऑफ x, ठीक है, इन -पाई से पाई के बीच में आपको देखना है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 6 और डी है 8, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए तो कितना सॉल्यूशन होगा इसका, आप लोग ट्राई कीजिए बेटे। और जिसको नहीं आता है वो तुक्का भी मार देना।
क्योंकि अभी इतनी क्लासेस हमारी 6-7 क्लास हो चुकी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन में, तो थोड़ा बहुत तो आपका रफ डायग्राम फॉर्म होना चाहिए, है ना। हाँ, और किसी का आंसर बेटे? सनातन बी, वेदांत 6, मतलब सी। ए। ए। चलो बेटे, हम लोग एक बार ट्राई करते हैं ग्राफ। देखो, हम इसको ना दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो एल्जेब्रिक मेथड से कर सकते हैं, तो उससे आपका आंसर बड़ी जल्दी आ जाता। ठीक है। और आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर मैं एल्जेब्रिक मेथड की बात करूँ ना, एक बेसिक कंसेप्ट हम इसमें, बेसिक कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं कि आपको देखो, दोनों का जो बेस है, वो बेस क्या बना सकते हैं, हम 2 बना सकते हैं। बेस बेस तो 2 बना सकते हैं दोनों का। आइए से, नहीं बेटे, ए नहीं है। देखते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, तो किसका आंसर सही है देखते हैं ना। तो हमारे पास 2 दी पावर साइन ऑफ मॉडुलस एक्स दिया है, और इसको हम 2 बेस में 2 दी पावर मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, है ना, सेम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब तो दोनों का, हाँ बेटे, तो अभी क्या है ना, दोनों का जो बेस है वो सेम है। तो अगर दोनों का बेस सेम होगा, सही है,
तो अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या आपका जो पावर है पावर भी सेम होना चाहिए। तो एक तरफ मेरे पास साइन ऑफ मॉडुलस एक्स है और दूसरी तरफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि या तो मैं क्या करता इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सही है ना, या मैं क्या करूं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूं, सही है। तो अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करने से ज्यादा बेटर है, इसका जो ग्राफ है ना इसके ग्राफ को ड्रॉ करने से ज्यादा बेटर है कि मैं क्या करूं इन दोनों को इक्वल कर दूं। तो अगर मैं इसको इक्वल करता हूं, ठीक है, तो आप देखो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। और आप साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ ऑलरेडी कल ड्रॉ कर चुके थे, सही है। तो हमें साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में ग्राफ ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्राफ था उसको नेग्लेक्ट कर देना था, आपको याद हो तो। और उसके बाद इसी का मिरर इमेज फॉर्म कर देना था, है ना। तो उसके बाद हमने इसी का मिरर इमेज फॉर्म कर दिया। तो ये हो गया, ये फॉर्म हो गया हमारे पास साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ है वो है 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स, है ना। तो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ हम क्या जानते हैं कि कहाँ से पास होगा ये, अगर हम 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, मान लीजिए ये हमारे 1 से पास होने वाली लाइन है एक, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है उसको देख लेंगे। तो अभी क्या है, इस वाले पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से जाएगा। और सिमिलरली नीचे भी -1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटेड ऐसी लाइन हो गई। और उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट से होगा, है ना। और 2 पाई पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ पाई पे इसका वैल्यू, देखो पाई/2 पे इसका वैल्यू कितना हो गया, पाई/2 पे इसका वैल्यू हो गया कॉस का वैल्यू 0। फिर ये कॉस पाई पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1 -1, यहाँ कहीं पे आपका नीचे वैल्यू -1 होगा, ठीक है। तो कॉस आपका 3 पाई/2 पे फिर से 0, फिर आपका 2 पाई पे इसका वैल्यू 1, सही है ना। इस तरह से कॉस का ग्राफ ड्रॉ होगा। अब ये तो कॉस का ग्राफ था, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो। तो आप देखो ये इसका वैल्यू जो है पहले, है ना, इस वाले पॉइंट पे इसका जो वैल्यू होगा कॉस का वैल्यू 1 था, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो अब इसका जो रेंज होगा वो 2 से -2 जा रहा होगा, है ना। इसका जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 to -2, 2 to -2, है ना। तो अब 2 to -2 में ही ग्राफ ड्रॉ करना है। मगर अभी भी अगर यहाँ पे cos π/2 पुट करोगे ना तो इससे आगे आने वाले नंबर से क्या फर्क पड़ता है, वो तो अभी भी 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो आप ये देखो इसका जो जहां जहां पे ये 0 हो रहा है ना वो अभी भी 0 ही रहेगा। मगर ग्राफ आगे नंबर मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, इसके बीच में क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। तो अभी जो ग्राफ आ रहा था ये ग्राफ स्ट्रेच होके क्या होगा, 2 से यहाँ तक का आ रहा होगा ग्राफ π/2 तक का। फिर ये ग्राफ आपका 3 π/2 से π/2 में ऐसे आएगा। सिमिलरली ये ग्राफ जो यहाँ पे 1 हो रहा था अभी वो वैल्यू क्या दे देगा, 2 दे देगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा होगा। सिमिलरली जैसा ग्राफ इधर आया वैसे ही ग्राफ -π/2 पे भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो अभी मैं मॉडुलस ले ही नहीं रहा, अभी हमारे जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स का हो रहा है। और यहाँ पे जो ग्राफ फॉर्म हुआ था वो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ फॉर्म हुआ था, तो मॉडुलस भी लेना पड़ेगा अभी हमें। तो अब क्या है कि ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब जो वैल्यू निगेटिव आ रहा था ना यहाँ पे, ये वैल्यू कहाँ चले जाएगा, मॉडुलस आने पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करें, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में बना दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो भी इस तरह से आएगा। अब क्या है कि आपको -π से पाई के बीच में देखना है। तो हम पॉइंट आउट कर लेते हैं कि भाई -π कहाँ पे और पाई कहाँ पे, तो ये वाला वैल्यू हो गया आपका पाई, ठीक है।
और क्योंकि आपका ग्राफ -π से पाई तक का में सिमिलर है ना, तो सेम ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, साइन वाला ग्राफ भी देखो -π से पाई के बीच में साइन का ग्राफ जो है वो भी सिमेट्रिक है, ऐसे फॉर्म हो रहा है। और कॉस का ग्राफ भी क्या होगा, है ना, ये हो गया आपका π/2, उसके बाद फिर यहाँ से आगे फॉर्म होगा। सही बेटे, तो इस जगह से आपका ग्राफ फॉर्म होगा, सिमिलरली ऐसे करके कुछ जा रहा हो। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना। एक दूसरा ये पॉइंट है, तो 2 पॉइंट हो गए ना इधर, तो 2 पॉइंट इधर आए तो 2 पॉइंट इधर आएंगे क्योंकि सिमेट्रिक है। तो दो दो कितने हो गए टोटल, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। सही है, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम एक बार इसका जो रियल ग्राफ फॉर्म होता है वो ग्राफ भी चेक करते हैं कि कैसा आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एक तरफ हमें साइन ऑफ क्या लेना है, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये हो गया साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ, सेम ऐसे ही बनाया था हमने। सही है। अब क्या है, दूसरा ग्राफ जो है आपके पास वो है 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। सही है, तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ। अब आपके सामने ग्राफ है, आप देख लो -π से पाई के बीच में ही देखना है। -π का मतलब हो गया आपका, ठीक है बेटे, 3.14 वाला वैल्यू मीन्स आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके आपको यहाँ पे इस पॉइंट तक का के बीच में ग्राफ देखना है ना। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना है, तो आप देखो एक पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट, तो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, देखो 1 2 3 4। सही बेटे, तो ए बी ई डी ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपका -3 से 3 के बीच में, क्योंकि -3 के बाद ही -3.14 आएगा और यहाँ पे आफ्टर 3 के बाद 3.14 आएगा। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, सही है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, तो 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे आपके। चलो बहुत बढ़िया सनातन, आपने ये किया, बहुत बढ़िया बेटे। ठीक है बेटे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो जिसने ऐसा अप्रोच किया है उन सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस y। ठीक है बेटे, 2 बार y ले रहे हैं। हाँ, और इसके बाद मैंने ओवरऑल ले लिया, और इतना इक्वल टू आपको 2 और क्या दे रखा है, कॉस ऑफ एक्स दिया है। ठीक, वेयर वेयर y इक्वल टू, तो y का वैल्यू गिवन दे रखा है आपको, ये 1/3 साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये दिया है। और यहाँ पे आपका जो बॉक्स ऑफ एक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y होल, सही है, इक्वल टू 2 cos ऑफ x वेयर y इक्वल टू कितना दिया है, 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। ठीक है बेटे, ये y का वैल्यू गिवन दिया, इस y का वैल्यू आपको फर्स्ट वाले में यूज करना है और बताने की आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
कितने आने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शंस अगर हम बात करें ऑप्शंस की, हमारे पास 0, 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है हमारे, 0, 1, 2, 3, ठीक है बेटे। तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले y का वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद आप अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है बेटे, मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले हम ना y का वैल्यू जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या मैं जानता हूं मैं कि जो y का वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे साइन का एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा होगा। अब हो सकता है कि साइन कोई इंटीग्रल वैल्यू दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि साइन इंटीग्रल वैल्यू ना दे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई साइन का जो वैल्यू आ रहा होगा ना, देखो साइन ऑफ x का जो वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है, उसमें दो वैल्यू होंगे, एक तो इंटीग्रल पार्ट होगा, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट होगा और इसके में फ्रैक्शन पार्ट होगा। अब जो ये इंटीग्रल है, या तो ये 0 हो सकता है, या ये 1 हो सकता है, या ये आपका -1 हो सकता है ना, ठीक है। अब फ्रैक्शन पार्ट, अब देखो -1 इस तरह से वैल्यूज इसके आने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अब इस बात को समझना, देखो मैं ना एक नंबर लेके चलता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि मेरे पास 2 पॉइंट, आप इस तरह से समझो, आपको देखो एक ही बार में समझ में आ जाएगा इसमें। अगर मेरे पास 2.3 था, इसके बाद मैंने क्या किया, फिर ब्रैकेट में 2.3 लिया, और फिर इसके ब्रैकेट में हमने 2.3 ले लिया। अभी हम इससे ना 1 से कम भी नंबर ले लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा फिजिबल लगेगा हमें, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो आप ये देखो 2.3 का जो वैल्यू है, यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और अगर ये 2 पॉइंट इसके साथ ऐड होगा तो ये 4.3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, 2.3 वाला वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये कितना देने वाला है, आपका 4 देगा। और ये 4 आपका इस नंबर के साथ ऐड होगा तो 6.3 होगा। तो यहाँ से फाइनली 6 आ रहा होगा। ये 6 को क्या मैं 2 + 2 + 2 मतलब इस तरह से
या 3 टाइम्स ऑफ 2, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ना 2.3, ये 2.3 इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो आप अगर ये इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये 2 जो है वो 2 अगर एक इंटीजर वैल्यू देगा, सही है ना, ये जो 2 है, सही है, 2.3 इंटीजर वैल्यू देगा, तो अब मुझे तो क्या है, इसमें से इंटीजर ही लेना है 2.3 में से। तो क्या फर्क पड़ता है, फ्रैक्शन पार्ट क्या है। तो इसने अगर 2 दिया तो ओवरऑल जो नंबर है उसमें से ये वाला जो नंबर है वो क्या है, फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो ओवरऑल जो मुझे वैल्यू दिया है, इस वैल्यू में से क्या 4 क्या मिलेगा आपका, ये जो 4 है ना, ये इंटीजर वैल्यू देगा, यहाँ से भी इंटीजर, और ओवरऑल यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। सही बेटे, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये भी इंटीजर दे रहा है और ये भी इंटीजर दे रहा है, तो दोनों के इंटीजर ऐड हो गए, मीन्स 2 टाइम्स हो गया। और यहाँ पे हमें फ्रैक्शन पार्ट से क्या मतलब है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट तो सब जगह से हटेगा ही ना। तो अब क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू, जो भी इसका वैल्यू आ रहा होगा। सही है, अब क्या है कि यहाँ पे जो साइन ऑफ समथिंग इसका जो वैल्यू था, देखो इसमें मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, आई प्लस एफ में। तो अगर मैं यहाँ पे आई प्लस एफ रखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो यहाँ से आई मिलेगा। ठीक है बेटे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से अगर देखूं तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये आई दे रहा होगा। तो अब मैं इन सभी वैल्यूज को अगर ऐड करता हूं तो ये क्या है, आई प्लस एफ प्लस आई प्लस एफ प्लस ब्रैकेट में क्या होगा, आई प्लस एफ। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से। तो ये जो वैल्यू है ये तो मुझे इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो यहाँ से आपका बस इंटीग्रल वैल्यूज मिला, तो आई मिला यहाँ से। ठीक है, अब ये आई आई के साथ ऐड होगा तो कितना होगा, 2i प्लस एफ। तो इसमें से क्योंकि मुझे इंटीग्रल वैल्यूज ही लेने हैं, तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, बस 2i मिलेगा, फ्रैक्शन पार्ट तो हट जाएगा। सिमिलरली i प्लस एफ प्लस 2i, तो यहां से ओवरऑल वैल्यू कितना होगा, 3i प्लस एफ। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से बस क्या फाइनली इंटीग्रल वैल्यूज ही मिलने वाले हैं ना हमारे पास। सही है, ठीक है, तो ये वाला हमें वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, तो ये जो i है, क्या इस i को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमने साइन एक्स लिखा इस वाले वैल्यू को, आई प्लस एफ को। मगर जब मैं साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो मुझे बस आई मिल रहा होगा। सही है, तो हमें आई इक्वल टू कितना मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बेटे कि y का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3, मीन्स इसका वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। सही है, तो ये वैल्यू मिल गया मुझे y का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, या मैं ये ऐसा भी बोलूं कि इंटीग्रल वैल्यू जो होगा। सही है, अब क्या देख रहा हूं मैं कि आपका y वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स आएगा, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है ना y की जगह क्या आने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, और इस वाली वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। इस तरह से हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक, और ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स के। तो अब जो ये वैल्यूज मिले हुए हैं, ये देखो ये ऑलरेडी इंटीजर है, ये अगर इंटीजर है तो इसके बाहर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स ही देगा, क्योंकि एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने अप्लाई करके उसे इंटीग्रल बना दिया, तो आप उसके बाद इनफाइनाइट टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई भी कर दोगे तो वो इंटीजर ही तो रहेगा। ठीक है,
तो ये इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, और दूसरी तरफ है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब अब मुझे ग्राफ किसका देखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स और दूसरा कॉस का ग्राफ। तो अब तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया बेटे। तो अब देखो क्या है कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो सबसे पहले मुझे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ, और फिर दूसरा है कॉस एक्स का ग्राफ। सही है ना। तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज मिलते हैं मुझे, क्योंकि पाई बाई 2 से इस तरफ इसका वैल्यू 0 होता है, इसके इधर भी क्या होगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का आपका निगेटिव वैल्यू रहेगा। सही है, इस पॉइंट से फिर यहाँ तक का क्या होगा आपका 0 रहेगा, इस पॉइंट पे आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -1, इस तरह से लाइन से जाएंगी हमारी। अब हम cos x की बात कर रहे हैं, तो cos x का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, है ना, तो cos x का ग्राफ देखो कैसे करके जाता है आपका वैल्यू, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ जब पाई बाई 2 होगा तब 0 होगा, है ना, पाई बाई 2 पे 0 होगा, और पाई बाई 2 के बाद फिर समथिंग इस तरह से ग्राफ जाएगा, और फिर आपका जब पाई होगा तो पाई पे -1, पाई पे -1 हो गया। मगर आप देखो यहाँ पे जहाँ पे ये -1 हो रहा है ना, वहाँ पे साइन एक्स का जो वैल्यू है वो इस वाले पॉइंट पे इंक्लूडेड है, 0 पे यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे ओपन है, यहाँ इंक्लूडेड है, ओपन है, और ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ठीक, यहाँ पे ओपन होगा, फिर ये पॉइंट यहाँ इंक्लूड होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सही है, तो आपका ये हो जाएगा। अब क्या है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कॉस का, तो कॉस का यहाँ से फिर से आपका ग्राफ मिड तक का इस तरह से जाएगा, फिर आपका ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा। ठीक है ना बेटे। तो अब आप ये देखो, इतना ही ग्राफ ड्रॉ करने से मुझे एक बात समझ में आता है कि कॉस, क्योंकि मुझे साइन तो 0 देगा, 1 देगा और -1 देगा, तीन ही वैल्यू देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन। अब क्या है कि कॉस जब 0 होता है तो ये साइन के साथ कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात, जब कॉस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस वाले पॉइंट पे साइन ने 1 वैल्यू दे दी, तभी यहाँ पे भी आपका देखो मीट नहीं हुआ ये। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है आपका पाई पे, तो साइन पाई 0 देता है और ये क्या देगा, -1, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी मीट नहीं कर रहा है, तो इसके बाद इतने पोर्शन में तो ये कहीं पे मीट किया नहीं। अब इस वाले पोर्शन के बाद आपका ग्राफ क्या होगा, रिपीटेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का नेचर कैसा है, वो 2 पाई के बाद रिपीट होता है कि नहीं। सिमिलरली ये भी आपका कॉस का ग्राफ भी 2 पाई के बाद रिपीट होगा। तो अगर 0 से 2 पाई के बीच में इन्होंने एक भी सॉल्यूशन नहीं दिया तो आगे कैसे देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो चलो बेटे, इसी ग्राफ को ना हम एक बार देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये ग्राफ कैसा आता होगा। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन है हमारा cos x। ठीक है बेटे, तो आप देखो ये ग्राफ आ गया हमारा, हाँ, इस तरह से आपका ग्राफ आ रहा है। ठीक, ये फ्लोर हमने एक्चुअली क्या है, साइन एक्स का ग्राफ लिया और cos x का ग्राफ लिया, और हमें इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा।
बेटे ये मतलब इसका जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ देखो इसने जो फॉर्म किया है वो गलत है, सही है। तो हमने cos ऑफ gx वाला फंक्शन cos x लिया है, सही है। और ये हो गया, तो इसका आप एग्जैक्टली ग्राफ देखोगे पाई पे ना, पाई पे हमें देखना पड़ेगा वैल्यू, सही है। तो ये ग्राफ एग्जैक्टली क्या है कि इसका ग्राफ गलत है बेटे, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखो इसने ना फ्लोर वाला फंक्शन, इसका जो है ना फ्लोर वाले फंक्शन में इसका मिस्टेक रहता है हमेशा। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं फ्लोर, हम अगर इस वाले ग्राफ में बात करें है ना, तो आप भी ये जानते हो कि साइन एक्स का जो वैल्यू होगा साइन ऑफ पाई की अगर हम बात करें तो साइन पाई 0 होता है, और साइन पाई 0 देगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो आप देखो साइन ने यहाँ पे 0 दिया, मगर साइन अगर हम कॉस पाई की बात करें तो वो -1 दे रहा होगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का साइन जो फंक्शन है, साइन आपका क्या दे रहा होगा इसके बीच में, पाई से लेके 2 पाई के बीच में ये -1 वैल्यू देगा, तो इसने -1 दे दिया। तो वो जो हमारा फंक्शन है ना वो इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो उस ग्राफ में मिस्टेक है कि ये वो जो पॉइंट है जहाँ पे साइन 1 होगा तो साइन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होना चाहिए, तो वो देखो 1 पॉइंट आपका रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा था, सही है। तो वो मिस्टेक था उस ग्राफ में, फंक्शन में। तो आपका ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा, और ये है -1 की लाइन, तो ये दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली इसके बीच में हमें ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मगर ये वाला पॉइंट जो है जो वो दिखा रहा था कि भाई यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो देखो ये ग्राफ में ना थोड़ा सा मिस्टेक है। ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका रूट 1.57 रूट दिखा रहा है ना, मगर रियलिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला π/2 पे, सही है। तो ये चीज है। तो फाइनली हमारा जो ग्राफ आ रखा है, तो इस ग्राफ से मुझे ये समझ में आया कि एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है बेटे, तो आज हम ना इतना ही कर रहे हैं, तो आज जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आप देख लेना।